हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही परिवार एग्जाम्पल के अंदर। मेरा नाम है समृद्धि और आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के फादर हैं इंडिया में, जिनको आप सब लोग जानते होंगे। उनका नाम क्या है? एम नरसिम्हा। हेलो स्टूडेंट्स, हो सकता है आप एम नरसिम्हा के नाम से ना जानते हो सकता है आप इनको सिर्फ नरसिम्हा के नाम से ही जानते हो। और आज ये एक ऐसे पर्सन थे जिनका काफी बड़ा योगदान रहा है बैंकिंग में रिफॉर्म्स लेके आने में। इसके बारे में हमने बैंकिंग की क्लास में थोड़ी सी चर्चा भी करी थी। तो चलिए देखते हैं एम नरसिम्हा कौन थे, क्यों ये न्यूज में है। देखिए, इनका जो है कल देहांत हो चुका है, इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को उठाया। इनका जन्म 1927 के अंदर हुआ था और ये आपके 13th गवर्नर थे आरबीआई के। उसके बाद ये कहाँ से थे? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है, वहां से थे। तो आप खुद सोचिए, अगर ये एक छोटी सी विलेज से पढ़ के एक बंदा इतना गवर्नर लेवल तक के पोस्ट पे आ सकता है, तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? हम क्यों यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते? तो इसी जज्बे, इसी जोश के साथ यूपीएससी के लिए आपको कंप्लीटली फोकस करना, यूपीएससी को क्लियर करना। तो चलिए, जब जर्नी की अगर हम बात करें इनकी टू आरबीआई गवर्नर, सो आरबीआई ना हमेशा एक आरबीआई का फंडा होता है कि आरबीआई के अंदर से इन हाउस प्रमोशन होती है। इन हाउस प्रमोशन क्या हुआ? जैसे कि आप बैंक में काम कर रहे हो, बैंक की इंटरनल प्रमोशन इज नोन एज इन हाउस प्रमोशन। तो उस टाइम द ओनली टू पोस्ट वेयर दिस इज नॉट डन इज व्हाट, मतलब बैंक में इंटरनल होता है लेकिन उसमें सिर्फ 2 पोस्ट के लिए नहीं किया जाता है। एक होती है गवर्नर की और दूसरी होती है डिप्टी गवर्नर की। वैसे तो आप सबको पता होगा कि आरबीआई में क्या होता है, एक गवर्नर होते हैं और 4 आपके क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। लेकिन इसमें से ना 4 डिप्टी गवर्नर्स में से एक पोस्ट ऐसी होती है जिसके लिए आपकी क्या होती है, इन हाउस प्रमोशन नहीं होती। नरसिम्हा राव के केस में इनकी जो है, तो आप सब पहली बार ऐसा हुआ था कि इनकी अपहेल्ड किया था इवन फॉर द गवर्नर्स पोजीशन। इनको इंटरनली से ही गवर्नर बना दिया। तो ये पहले ऐसे पर्सन थे, आरबीआई का रिजर्व बैंक कैडर ऑफिसर थे, जिनको गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, उन्होंने बैंक को ज्वाइन किया था कब? एज ए रिसर्च ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया था इकोनॉमिक्स विभाग में। लेकिन उसके बाद जो है उनको प्रमोशन मिली और फिर फाइनली वो एंड में क्या बन गए, गवर्नर बन गए आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, इतना इन हाउस वाउस के बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना, ही वाज एक्स गवर्नर ऑफ दी रिसर्च ऑफिसर के तौर पे। आरबीआई के बाद जो है अगर बात करें तो कि आरबीआई के बाद उनकी जिंदगी कैसी, तो आरबीआई के बाद भी ऐसा नहीं था कि उनका करियर खत्म हो गया था। वो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक के अंदर। वर्ल्ड बैंक आपको पता है बहुत ही एमिनेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये जो थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इन्होंने एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया था वहां पे। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के ऑलरेडी यूपीएससी लक्ष्य बैच में हमारी क्लास, यूपीपीसीएस में हमें लक्ष्य बैच में हो चुके। इसके अलावा अगर बात करें तो इनको पद्मा विभूषण का अवार्ड भी मिला था 2000 में। उसके बाद इन्होंने अपनी स्टोरी लिखी थी, कहानी लिखी थी एक किताब में जिसका नाम है फ्रॉम रिजर्व बैंक टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बियॉन्ड सम रेमिनेंस। इतना बुक का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कोई स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किताब वगैरह का नाम याद कर सकते हैं। यूपीएससी इतना नहीं पूछता, यूपीएससी ज्यादा आपको ये चीज पूछती है। किताब में जिसका नाम है 1991 के अंतर्गत नरसिम्हा कमेटी बनी थी जिसने बैंकिंग में रिफॉर्म्स कैरी आउट किया। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जो बच्चे मेरे यूपीएससी वाले हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट इकोनॉमी का हो चुका है उनको पता हो, तो मैंने आपको बताया था नेशनलाइजेशन हुआ ना जब बैंक्स का, नेशनलाइजेशन के बैंक्स का होने के बाद एक फेज ऐसा आ गया था, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली आपका ये लगा लीजिए कि बैंक्स जो थे उनका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी बढ़ गया था और बैंक्स की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कुछ खास नहीं। तो इसी के लिए नरसिम्हा कमेटी का जो है एस्टैब्लिशमेंट करी गई और इसने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आए। तो नरसिम्हा कमेटी
1 और नरसिम्हा कमेटी 2 बनाई गई थी। वैसे तो मैंने ये बताया भी था, पर अभी चलिए दोबारा देख लीजिए। 1992 और 1998 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी का जो है, अगर 1991 की नरसिम्हा कमेटी 1 जो बनी थी उसकी अगर हम बात करें तो जो नरसिम्हा कमेटी 1 थी उसका मेन काम क्या था, मेन उद्देश्य था कि उस टाइम आपकी जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा क्रंचेस फेस कर, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि उन सब चीजों को स्टडी करना ताकि बेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को एश्योर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर्स की हालत बहुत खस्ता थी 1991 के दौरान, तो उन्हीं सेक्टर्स में उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए दे केम आउट विद नरसिम्हा कमेटी 1। इसने क्या रिकमेंडेशंस दिए, तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन इसके द्वारा दिया गया वो ये था कि SLR एंड CLR कम करें। SLR की फुल फॉर्म क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। आपका होमवर्क है कि यू नीड टू टेल मी, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे SLR क्या होता है और CRR क्या होता है। वो ये था उस टाइम में दोनों बहुत ज्यादा है, और आपको पता है अगर ये ज्यादा हाई होंगे तो बैंक की जो लेंडिंग के लिए कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज। बैंक की किसी को लोन देने की क्षमता जो है वो घट जाएगी। तो यहाँ पे बैंक की लेंडिंग, जिसके कारण एक रीजन था कि बैंक की जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो लेंडिंग कैपेसिटी विल तो दिया जाता था किसको, जो लोग नीडी थे और जो लोग पुअर थे। और यहाँ पे इनको जो पैसा दिया जाता था वो दिया जाता था आपका कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। मीन्स जैसे कि बाकियों को अगर आप एज अ नॉर्मल सिटीजन जा रहे हैं, आपको 15% ब्याज पे दे रहे हैं पैसा, तो इनको जो है वो 10% ब्याज पे, तो कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन लगा के यहाँ पे पैसा दिया जाता है। तो इसके कारण क्या हो रहा था ना कि जब कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा दे देते थे, तो देखो यहाँ पे वो 15% के कारण वो ज्यादा पैसा मिलेगा उनको, लेकिन वो यहाँ पे 10% उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी थी ना वो सफर कर रही, सो यहाँ पे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी सफर कर रही थी, जिसके कारण बैंक अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए ये चीज करी। तीसरा जो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया उन्होंने वो दिया इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। इसीलिए ये चीज कमेटी ने क्या बोला कि जो भी सरकार का सरकारी कंट्रोल है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, चाहे वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए हो, चाहे वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हो, उसको एलिमिनेट करना चाहिए। मतलब पहले क्या होता था ना, सरकार क्या बोलती थी कि भाई आप इतना पैसा जो है किसको दोगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दोगे, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन अब वो स्थिति जो है उन्होंने फेस आउट कर दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि ये वाली बात उसकी मानी नहीं गई थी, बाकी तो चलो मान लिया गया था, पर ये वाली बात प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेके नहीं मानी गई थी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन के अधीन उन्होंने क्या बोला कि जो भी बड़े बैंक्स, जैसे कि आप लगा लीजिए अभी भी आपको पता होगा बैंक्स का मर्जर हुआ रिसेंटली, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जो भी आपके बड़े बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए, वो आपके इंटरनेशनली भी काम कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े बैंक, जैसे कि आप लगा तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे ही आप क्या करो, यूनिवर्सल बैंकिंग को प्रमोट, जो भी आपके बड़े मीन्स आपकी कंट्री के बैंक जब बाकी देशों में काम करेंगे उस चीज को प्रमोट भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि इन्होंने उस टाइम 8 से 10 नेशनल बैंक हमारी कंट्री में ऐसे थे जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस थी कंट्री के थ्रू, और वो यूनिवर्सल बैंकिंग में एंगेज। उन्होंने बोला कि जो बड़े बैंक हैं वो आपके इंटरनेशनल फंक्शंस करें, और जो आपके छोटे बैंक हैं, लोकल बैंक हैं, वो आपके कोई एक पर्टिकुलर रीजन संबंधित जो है वो बैंकिंग के ऊपर ध्यान, तो ये रीजनल स्पेसिफिक बैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने तीसरी जो यहाँ पे कंडीशन बोली, उन्होंने बोला कि जो रीजनल रूरल बैंक, लोकल बैंक वो किसके ऊपर फोकस करे, उनका जो फोकस है वो एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंसिंग। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो भी पावर्स थी उनको सेग्रीगेट कर दिया कि ये पर्टिकुलर चीज ये काम करे।
वो किसके उसके बाद फिफ्थ रिकमेंडेशन जो इन्होंने दी वो थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ARF ट्रिब्यूनल। ARF ट्रिब्यूनल इज एसेट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो भी रिकंस्ट्रक्शन सेग्रीगेट फंड कि ये पर्टिकुलर चीज ये काम करे। वो किसके उसके बाद फिफ्थ इन्होंने बोला एक ऐसा जो है ट्रिब्यूनल का निर्माण करा जाए कि जिसके अंदर जो है एक बेसिकली इन्होंने बोला एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फंड का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे ये जो फंड होगा वो किसको दिया जाएगा, एसेट की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। एसेट कौन सी होगी, वो एसेट जो कि आपकी बीमार एसेट है, आप कह सकते हो जो कि आपकी बैड या फिर डाउटफुल डेट है, तो यहाँ डाउटफुल पे ये जो फंड डेट होगा वो किसको दिया जाएगा, एसेट की रिकंस्ट्रक्शन, उसको बैंक से लिया जाएगा और उस बैंक को पैसे दिए बीमार जाएंगे, ठीक है, ताकि उनकी जो है बैड डेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो दिस वाज द रीजन व्हाई ARF ट्रिब्यूनल वाज क्रिएटेड, ऑल्दो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट इसमें जो था दैट वाज बैंकिंग ऑटोनॉमी, कि बैंक्स में ऑटोनॉमी जो है, बैंक्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब पता है कि बैंक्स शुड फंक्शन फ्रीली। तो इन्होंने बोला कि पब्लिक सेक्टर बैंक दे शुड बी फ्री एंड नेक्स्ट इसमें जो था दैट वाज ठीक है, कि वो एक ऐसा वर्क कल्चर एंजॉय करें कि जिसमें उनकी अपग्रेडेशन इजी हो जाए। तो बैंक शुड वर्क फंक्शन, सरकार को बीच में बार बार दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये इस कमेटी की कुछ हिदायतें थी, ठीक है। आई होप अब आपको ये इसकी हिदायतें तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या। तो ये थी उसकी 1991 रिपोर्ट में, जिसमें ऑलमोस्ट सारी मांगी गई थी एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, ये इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। फिर दोबारा से नरसिम्हन कमेटी 2 बनाई गई 1998। समझ में आ गया होगा कि क्या। अब इसने क्या बनाया गया, क्यों बनाई गई, ताकि ये ध्यान रखने के लिए कि क्या जो पहले वाली कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई है, अगर हुई है फाइन, तो उससे क्या असर पड़ा और क्या एक्चुअल में बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रेंथन हुए भी हैं या नहीं। तो इसने जो हिदायतें दी, इसने क्या बोला कि बैंक्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत अगर हुई है फाइन, तो इसमें इन्होंने जो पॉइंट्स बोले उसमें आ जाते हैं आपके कि इन्होंने कहा कि इंडियन बैंक दे शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दी प्रॉब्लम। जैसे कि अगर पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम आ जाए, डोमेस्टिक लिक्विडिटी को लेके कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसमें इन्होंने जो या फिर आप लगा लीजिए कोई एक्सचेंज रेट संबंधित प्रॉब्लम आ जाए, इंडियन बैंक दे शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दी प्रॉब्लम। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आप लगा लीजिए करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बैंक जो है वो अपने आप में इतना ज्यादा दे शुड हैव द मतलब जैसे होता है ना सिस्टम होना चाहिए कि वो उसको हैंडल करे। डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो समझते हो कि कंट्री के अंदर कितनी लिक्विडिटी फ्लो कर रही है, दैट इज लिक्विडिटी, है ना, पैसा कितना फ्लो कर रहा है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बोल दिया $1 आज कितना है, 60 रुपए, कल को $1 70 रुपए हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पैसे का एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड ऑल, ये मैंने आपको फॉरेन ट्रेड की क्लास में बताया। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज सजेस्ट की। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि अगर आप चाहते हो कि बैंक्स जो हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो बैंक्स का क्या करना पड़ेगा, मर्जर करना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर आप बैंक्स का मर्जर करते हो तो इसके कारण इंडस्ट्रीज के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर आप चाहते हो, मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो अगर बैंक्स बड़े होंगे, है ना, तो वो ज्यादा अमाउंट में लोन दे पाएंगे। सो इंडस्ट्रीज जो हैं उनको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होगा। सो इट सजेस्टेड द सेम थिंग, इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्री। सेकेंड रिफॉर्म, मेजर रिफॉर्म की जिन्होंने बात करी, दैट वाज नैरो बैंक। तो वो ज्यादा अमाउंट नैरो बैंकिंग के अंदर उन्होंने क्या बोला कि अगर आप बैंक्स को सक्सेसफुली रिहैबिलिटेट करना चाहते, इफ यू वांट टू सक्सेसफुली रिहैबिलिटेट द बैंक्स, तो कमेटी ने बोला नैरो बैंकिंग का कंसेप्ट। नैरो बैंकिंग, जहां पे इन्होंने क्या बोला कि वीक बैंक्स विल बी अलाउड टू प्लेस देयर फंड्स ओनली इन शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री। तो कमेटी ने बोला नैरो बैंकिंग का कंसेप्ट।
नैरो बैंकिंग जहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो भी आपके वीक बैंक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा, जैसे कि 6 महीने के लिए किसी को लोन चाहिए, 1 साल के लिए लोन चाहिए, उनको देगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा, और वो भी उन लोगों को लोन देगा जहां से उम्मीद है कि पैसा वापस आ सके, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नेक्स्ट डे टॉक अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैर के बारे में हमने बात करी थी कि क्या होता है। कैर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसल नॉर्म्स के अंदर आता है, जिसमें हमने कहा था कि आरबीआई क्या बोलता है कि 9% कैर के अलावा आपको 2.5% एक्स्ट्रा मेंटेन करके चलना। कैर के बारे में हमने बात ठीक है, करी थी कि क्या होता है। सो दिस वाज द थिंग जो कि इन्होंने बोली कि जो कैर है वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा कुछ बफर भी होना चाहिए, जो कि इन्होंने बोला। नेक्स्ट कम्स द बैंकिंग ओनरशिप। इन्होंने बोला कि जो बैंक्स जो हैं, ठीक है, पहले क्या होता था, बैंक्स को जो कंट्रोल करते थे वो ब्यूरोक्रेट्स करते थे, जो आपके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे, वो बैंक्स को कंट्रोल करते थे। बट व्हाट दे सेड कि जो बैंक्स है ना, कि गवर्नमेंट जो है बैंक को कंट्रोल करे सिर्फ इन दी फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप देखें, लेकिन ऑटोनॉमी बैंक से ने ऑटोनॉमी जो है वो बैंक्स को दे। और यहाँ पे जो भी बैंक्स के अंदर जो भी बैंक्स को रेगुलेट करे वो एक पर्सन होने चाहिए जो कि आपके, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज, इट शुड नॉट बी ब्यूरोक्रेट्स रादर देन इट शुड बी अ पर्सन हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोला कि आपको यहाँ पे इनकी ओन, मतलब जो होता है ना, एक्चुअल हेडिंग के लिए एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी दिखानी पड़ेगी, तभी बैंक अच्छे से फंक्शन करे। अब भाई आईएएस ऑफिसर को क्या पता है बैंक को कैसे चलाना है, वो तो फाइनेंस वाले बंदे को ही पता होगा ना, तो इन्होंने वही चीज बोली। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ द बैंकिंग लॉज। जो भी आपके पास बैंक संबंधित लॉज हैं उनको रिव्यू करना है, उनको अमेंड करना है। इसमें कौन कौन से आगे थे आपके, आरबीआई एक्ट, फाइनेंस वाले बंदे को ही पता बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपके पास बैंक संबंधित लॉज है, बैंक नेशनलाइजेशन करना है, उनको अमेंड करना है। इसमें कौन कौन देखो सीधी सी बात है ना, आरबीआई एक्ट, अगर आप कोई रिफॉर्म्स कर रहे हो तो उसके संबंधित एक्ट को भी तो बदलोगे। सो दीज वाज अ रिकमेंडेशन व्हिच वर गिवन बाय देम। तो अगर आप ऐसी अपग्रेडेशन करोगे तो इन्होंने क्या बोला कि इससे क्या होगा कि जो भी बैंकिंग सेक्टर की नीड्स है उसको फुलफिल कर सकते। इसके अलावा इस कमेटी ने सरफासी एक्ट बनाने के बारे में भी बोला। ठीक है, और मतलब इन्होंने सरफेसी एक्ट एग्जैक्टली नहीं वर्ड यूज किया था, बट इन्होंने बोला था कि कोई एक्ट होनी चाहिए। एंड इन्हीं की ही मतलब कहते होते हैं ना कि इन्होंने एक बीज बो दिया था, एंड उस बीज का रिजल्ट क्या हुआ था, सरफेसी एक्ट ऑफ 2000। और मतलब इन्होंने सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कि अगर कोई आपका 30 दिन तक पैसा नहीं चुकाता तो बैंक्स के पास पूरा हक है कि वो उसके एसेट को बेच सकते हैं। दैट इज अंडर दी सरफेसी एक्ट, जिसके बारे में हमने बैंकिंग की क्लास में डिटेल में डिस्कशन। सो ये थी आपकी नरसिम्हा कमेटी 1 एंड नरसिम्हा कमेटी 2 की कुछ हिदायतें जिनको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, एंड आज हमने जो है बहुत ही प्यारा सा लेसन डिस्कशन किया है रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स। कल भी जो हमारा स्पेशल सेशन होगा वो बैंकिंग से ही रिलेटेड होगा। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना बिकॉज इससे आपको रिसेंट अपडेट्स related to bank. So with this, bye bye, take care, and अब तो good night हो गई है ना, so wish you all a very good, happy good night है ना, sweet dreams and all। चलिए, okay, bye bye। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना बिकॉज इससे आपको recent updates related to bank. So with this, bye bye, take care, and अब तो good night हो गई है ना, so wish you all a very good, happy good night है ना, sweet dreams and all। चलिए, okay, bye bye। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना बिकॉज इससे आपको